जैसे ही हमारा नायक चोंग के साथ राक्षसों के झुंड पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, लेकिन वह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहा। कुछ ही सेकंड में उनके हाव भाव विचित्र प्रसन्नता में बदल गए। उनकी आंखें डर या नफरत से नहीं, बल्कि एक ऐसी आदिम भूख से चमक रही थीं। इससे हवा में सिहरन दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो भूखे जानवरों के सामने कोई खोया हुआ व्यंजन प्रकट हो गया हो। भीड़ में फुसफुसाहटें गूंजने लगी, तेज, गहरी और ज्यादा बेकाबू होती जा रही थी। एक शुद्ध विकासवादी, एक राक्षस बुदबुदाया। उसकी आवाज विस्मय और लालच के मिश्रण से कांप रही थी। पहले कभी नहीं देखा। दूसरे ने अपने होंठ चाटे, पंजे प्रत्याशा में फड़क रहे थे। अगर मैं उसे खा जाऊं तो कौन जाने मैं कितना शक्तिशाली हो जाऊंगा। तीसरे राक्षस की नजर चोंग पर पड़ते ही बड़बड़ाहट तेज हो गई। जिज्ञासा से सिकुड़ती हुई फिर अचानक एहसास हुआ, रुको, उसके बगल में वो क्या है? वो आदमी ज़ॉम्बी को नियंत्रित करता है, कठपुतलियों की तरह उन्हें हुक्म चलाता है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। बिल्कुल सही, अगर मैं उसे खा जाऊं तो वो शक्ति मेरी हो सकती है। मैं उसके खिलाफ भी अजय रहूंगा, वो राक्षस जो उत्तरी बाहरी इलाके में छिपा है। माहौल अब सिर्फ रक्त पिपासु नहीं, बल्कि महत्वाकांक्षा से भी भरा हुआ था। वहां मौजूद हर राक्षस विनाश के जरिए विकास का सपना देख रहा था। लेकिन ऊपर छाया में लिपटी एक छत पर दो और राक्षस भींचे हुए जबड़े से देख रहे थे। राक्षसी लड़की की आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने दांत पीसे और नीचे की अराजकता की ओर हाथ बढ़ाया। खैर, हमसे पहले कोई और उसके पास पहुंच गया। राक्षसी लड़के ने उसकी निगाहों का पीछा किया। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे डगमगा रहा था। उसके गाल पर पसीने की एक बूंद फिसल गई। बस ध्यान से देखो, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज अचानक बेचैन हो गई। देखते हैं उससे हारना वरदान साबित होता है या अभिशाप। और फिर उसने ये देखा। जैसे ही उसकी नजर इस पर पड़ी कि क्या हो रहा है, उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसकी सांस गले में अटक गई। उसका शरीर जम गया। राक्षसी लड़की का चेहरा पीला पड़ने का कारण अब भयावह रूप से स्पष्ट हो गया था, क्योंकि अगले ही पल, किसी की पलक झपकने से पहले ही हमारे नायक और चोंग कार्यवाही में उतर आए। बिना तूफान वाले आकाश में बिजली गिरने की तरह उनका हमला भयंकर, अजेय और निर्दयी होने लगा। एक ही झटके में उन्होंने 3 नहीं 4 राक्षसों को चीर डाला। उनके शरीर हड्डियों को कुचलने वाली ताकत से जमीन पर गिरे। और फिर वो क्षण आया जिसने हवा को जमा दिया। भयानक सटीकता के साथ हमारे नायक ने अपना ब्लेड उठाया और एक ही झटके में एक राक्षस की गर्दन को चीरते हुए उसे बीच से अलग कर दिया। आवाज घिनौनी थी, दृश्य और भी भयानक। युद्ध क्षेत्र में हांफने की आवाजें गूंज उठीं। जो राक्षस कभी रक्त पिपासु थे, अब कांप रहे थे। दहशत छा गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एक चिल्लाया। कोई राक्षस इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? वे जलते हुए घोंसले से निकले चूहों की तरफ बिखर गए। हर कदम पर आतंक टपक रहा था। लेकिन उनमें से एक डर से अंधा होकर गलत दिशा में भाग गया। वह सीधे छत की ओर बढ़ा, सीधे उस राक्षसी लड़की और राक्षस लड़के की ओर जो अभी भी परछाई में छिपे हुए थे, चौड़ी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे दोनों टूटती हुई दीवार के पीछे छिप गए और घबराहट में फुसफुसाने लगे। इस तरफ मत आना, तुम हमें भी मार डालोगे। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आवाजें समय पर उस तक नहीं पहुंच सकीं, और नहीं वे आगे जो हुआ उसे रोक सके। हमारे नायक ने भागते हुए जीव को देखा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। एक तेज गति में वो नीचे झुका, पास पड़े एक विशाल टूटे हुए खंभे के आधार को पकड़ा और पूरी ताकत से उसे एक मिसाइल की तरफ फेंक दिया। वह हवा में घातक और सटीक तरीके से उड़ गया। राक्षस ने अपना अंत देखने के लिए ठीक समय पर करवट ली। एक भयानक दरार के साथ खंभा उसके पेट में आर पार हो गया। टक्कर के बल से वह दीवार से टकराया और फिर रुका नहीं। पूरा खंभा पत्थर की दीवार को चीरता हुआ निकल गया, उसके पीछे छिपे राक्षस लड़के और लड़की को बाल बाल बचाकर। वे सिहर गए, सांस लेने के लिए हांफने लगे और उनके स्तब्ध चेहरों पर खून की छींटें फैल गईं। अगर वे 1 सेकंड भी देर से हिले होते तो अगला हमला उनका होता। फिर एक सन्नाटा छा गया जो सिर्फ टपकते खून की आवाज से टूटा, और फिर नरसंहार के नीचे चुंग ने दावत शुरू कर दी। वह गिरे हुए राक्षसों के पास घटने के बल बैठ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उनके अवशेषों को खा गया। हमारा नायक बस मुस्कुराया। उसकी तलवार अब भी टपक रही थी और उसने अपने साथी की ओर देखा। ये लोग बहुत ताकतवर थे, उसने लगभग हंसते हुए कहा। उनके कोर अलग अलग रहे होंगे। ऊपर राक्षस लड़का उसे आंखें फाड़े घूर रहा था। उसकी सांस गले में अटक गई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या देख रहा है। लड़की अब भी कांप रही थी, फुसफुसाई, क्या वे चले गए? लड़के ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। हाँ, वे चले गए। वे नीचे चले गए। वे दोनों सावधानी से टूटी हुई ईंटों और खून के धब्बों से गुजरते हुए निचले तल पर पहुंचे। और जब वे उस तल पर पहुंचे जहां लड़ाई खत्म हुई थी, तो उनके चारों ओर सब कुछ जम गया। शक्तिशाली राक्षसों के शरीर मुड़े हुए टूटे हुए ढेरों में पड़े थे। राक्षस लड़के की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उन्होंने उनमें से केवल 3 खाए, उसने फुसफुसाया। फिर उसने चारों ओर देखा और उसकी नजर आसपास बिखरी अछूती कंकालों पर पड़ी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। उनका शिकार नहीं किया गया था, उन्हें दावत दी गई थी। युद्ध का मैदान पीछे छोड़ दिया गया था। जमीन पर खून अब भी गीला था।
हमारे नायक और चोंग अनजाने पथ पर आगे बढ़े। मौत की बदबू हवा में थी, लेकिन उनका रास्ता साफ था। वे जीत गए थे। जैसे जैसे वे चलते गए, सन्नाटा छा गया, जब तक कि नायक ने टेढ़ी मुस्कान के साथ अपने साथी की तरफ नहीं देखा। यार, उसने चिढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी भूख कितनी कम है, इतने समय से, और तुमने सिर्फ 3 खाए। चोंग ने हाथ के पीछे से अपने होंठ से खून की एक बूंद पोंछते हुए उपहास किया। मेरा शरीर बहुत बड़ा है, ठीक है? तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं पूरे युद्ध क्षेत्र को यूं ही नहीं निकल सकता। उनकी नोक झोंक उजड़ती हुई सड़कों पर हल्की सी गूंज रही थी। एक पल के लिए तो सब कुछ सामान्य सा लगा, लेकिन फिर कुछ बदल गया। हमारे नायक की आंखें सिकुड़ गईं। एक हल्की सी आवाज, बारीक सा फुसफुसाहट उसके कान के पास से गुजरी। उसका शरीर मानो जड़ हो गया, सहज ज्ञान जागृत हो गया। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी नजरें सामने एक छायादार जगह पर टिक गईं। बिना कोई और शब्द कहे उसने अपना ब्लेड निकाला, जिसकी धार टूटे हुए आकाश के नीचे ठंडी और तेज चमक रही थी। चोंग बीच में ही रुक गया। क्या हुआ? इससे पहले कि हमारा नायक जवाब दे पाता, परछाई से आवाज आई, रुको, एक कदम भी आगे मत बढ़ाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। धमकी दर्द से भरी, तीखी और कठोर गूंजी, लेकिन नायक को रोकने पर मजबूर करने वाली बात शब्द नहीं थे, बल्कि आवाज थी। इंसान, क्रोधित और भयभीत। उसकी भौवें सिकुड़ गईं। एक सामान्य इंसान यहां बाहर? वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, ध्यान से उस दिशा को देखता रहा जहां से आवाज आई थी, और फिर उसने उसे देखा। एक आदमी, थोड़ा कांप रहा था, मलबे के पीछे आधा छिपा हुआ। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, हाथ कांप रहे थे। यह भी उसके हाथों में हथियार पर उसकी पकड़ मजबूत और दृढ़ थी। उसके घुटने एक तात्कालिक लड़ाई की मुद्रा में मुड़े थे, साफ तौर पर तात्कालिक, लेकिन हताश। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। हमारे नायक ने शांति से हाथ उठाया, स्थिति को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए, मत हिलो। लेकिन उस आदमी ने एक नहीं सुनी। वह दांत पीसते हुए गुर्राया, मैंने कहा पीछे हटो। और इसके साथ ही उसने सीधा नायक की ओर एक तीर चला दिया। वह तेज उड़ा, सीने पर निशाना था, लेकिन हवा में ही रुक गया। सिर्फ एक हाथ से नायक ने उसे कपड़ लिया। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस लकड़ी और स्टील को पकड़ती उंगलियों की आवाज। उस आदमी की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। उसने उसे एक हाथ से कपड़ लिया। इससे पहले कि वो कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, नायक अचानक उसके सामने भूत की तरह आ गया। उसने उसका हथियार पकड़ा और उसे जोर से नीचे धकेल दिया। हम नरभक्षी नहीं हैं, नायक ने दृढ़ता से कहा। आवाज आदेश के साथ ऊंची हो गई, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। वो थोड़ा पीछे हटा और अपनी आवाज ऊंची करते हुए परछाई में चिल्लाया, तुम सब बाहर आओ, हम यहाँ किसी को चोट नहीं पहुंचाने आए हैं। पल बदल जाता है। जैसे ही हमारा नायक, चोंग और साथी समूह खुले में कदम रखते हैं, धूल जमने लगती है। तनाव आखिरकार टूट जाता है। वे पहले तो घबराहट से बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी आवाज में विश्वास भर जाता है। किसी मजबूत व्यक्ति की उपस्थिति, जिसने राक्षसों को आसानी से मार गिराया था, उनके बीच एक हल्की सी उम्मीद की किरण जला दी थी। समूह में से एक, वही आदमी जिसने कभी नायक को धमकाया था, आगे बढ़ता है और उसे अपने पीछे आने का इशारा करता है। बिना कुछ कहे नायक सिर हिलाता है और समूह टूटी फूटी गलियों और बिखरे मलबे से होते हुए मृत शहर की टूटी फूटी नसों में एक साथ चलना शुरू कर देता है। चलते हुए नायक बगल से देखता है और शांति से पूछता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो आदमी अपने कंधे पर नजर डालता है और जवाब देता है, दक्षिणी उपघरों में शिपिंग नाम का एक स्टील प्लांट है। वे रेडियो संदेश प्रसारित करते थे, जिसमें वे कहते थे कि वे सभी सर्वाइवर्स को ले रहे हैं। हम वहां जाने की योजना बना रहे थे, लेकिन हमें लगने लगा कि वे तो आम लोग हैं। वे नरभक्षियों के सामने कैसे बच सकते थे? यह सुनकर नायक की आंखें थोड़ी सिकुड़ जाती हैं। तो आप कह रहे हैं कि शिपिंग के स्टील प्लांट से भी ज्यादा सुरक्षित जगह है? वो आदमी रुकता है, पूरी तरह मुड़ता है और नायक की नजरों से मिलता है। उत्तरी बाहरी इलाके में एक मानव समुदाय है। वे सक्रिय रूप से नरभक्षियों का शिकार कर रहे हैं। हम भी उनके साथ जा रहे हैं। शब्द एक पल के लिए हवा में तैरते हैं और नायक के चेहरे पर कुछ बदल जाता है। एक मानव समुदाय जो अब भी जीवित है? वो आश्चर्य से बुदबुदाता है। उसने बहुत कुछ देखा था, बहुतों को दफनाया था। आदमी उसके चेहरे पर अविश्वास देखता है और अब और ज्यादा जोर से बोलता है, हमने इसके बारे में नरभक्षियों से खुद सुना था, वरना हमने कभी प्रयास करने की हिम्मत ही नहीं की होती। उन्होंने कहा कि वहां एक आदमी है, एक नेता, अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली। 5-6 नरभक्षियों से अकेले लड़ना उसके लिए कुछ भी नहीं है। वो पूरी बस्ती उसी की वजह से बची हुई है। नायक की आवाज संदेह भरे बुदबुदाहट में बदल जाती है। सिर्फ वही, पश्चिमी सरहद पर कम से कम 1000 नरभक्षी हैं। एक आदमी उन सब की रक्षा कर सकता है। लेकिन वो आदमी अपना सिर हिलाता है। नरभक्षी आमतौर पर अकेले ही काम करते हैं। वे शायद ही समूह बनाते हैं। इसी तरह हम जिंदा बचे हैं, क्योंकि वे हमें चीरने से पहले एक दूसरे को चीर डालते हैं। और जैसे ही ये शब्द उसके होंठों से निकले, एक छोटी सी आवाज आई, पीछे। एक बच्चा, सच नहीं, लड़का चिल्लाता है, हमने देखा, अभी 2 दिन पहले नरभक्षी इकट्ठे हो रहे थे। वे कुछ योजना बना रहे हैं। सब मुड़ते हैं। उस आदमी का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। वह चिल्लाता है, अरे तुम्हारा दिमाग इन दिनों बहुत गड़बड़ है। तुम शायद फिर से सपनों को हकीकत समझ रहे हो। अगर नरभक्षी साथ मिलकर काम कर सकते तो अब तक वे सब एक दूसरे को मार चुके होते। यही वजह है कि मैं अभी तक सांस ले रहा हूं। वह दूसरों की ओर मुड़ता है और हाथ हिलाकर टाल देता है। उसकी बात मत सुनो।
वह सिर्फ जिएफिंग जाना चाहता है क्योंकि उसका भाई वहां हो सकता है। मुझे यह कितनी बार कहना पड़ेगा?